लोकसभा चुनाव की तिथियों की हुई घोषणा। 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव और मतगणना 4 जून को। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना मुख्य उद्देश्य। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा उम्मीदवार किया गया घोषित। बीजेपी की तरफ से टिकट दिए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना अपना मतदान करने के लिए सभी वर्गों में है उत्साह। लोगों ने कहा कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में वे बढ़ चढ़कर लेंगे भाग। और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नवीन कुमार सहगल ने प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन का संभाला पदभार। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को दी थी मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान 89 सीटों के लिए, 7 मई को तीसरे चरण के अंतर्गत मतदान 94 सीटों के लिए होगा। चौथे चरण के अंतर्गत 13 मई को मतदान 96 सीटों के लिए किया जाएगा। 20 मई को 5वें चरण के अंतर्गत मतदान 49 सीटों के लिए होगा। छठे चरण के अंतर्गत 25 मई को 57 सीटों के लिए और 7वें व अंतिम चरण के अंतर्गत 1 जून को 57 सीटों के लिए मतदान होगा। 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. So phase 1, this will look like this. और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K because of the some holiday. हरियाणा में छठे चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होगा, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ के लिए 7वें चरण के अंतर्गत 1 जून को मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों का भी ऐलान किया गया है। ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत के इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजर है और हमारी टीम चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। ये चुनाव हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है और हमें विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न होंगे। पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा। साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24th जून विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. उन्होंने बताया कि लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। 47.1 करोड़ महिलाएं और पुरुष मतदाता 49.7 करोड़ हैं। ट्रांसजेंडर 48 करोड़, युवा मतदाता 19.74 करोड़ हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 1.82 करोड़ है और 2.18 लाख मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं। 47.1 करोड़ है फीमेल। और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं,
वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1,80,18,000 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स, एब्सोल्युटली यंग। उन्होंने बताया कि 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 55 लाख ईवीएम द्वारा मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे चुनाव में 1.5 करोड़ से अधिक चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा का चुनाव में कोई स्थान नहीं है, बल्कि फर्जी खबरों पर नजर रखी जाएगी और हेट स्पीच पर तुरंत कार्रवाई होगी। राजनीतिक दलों की गतिविधियों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। हर जिले में हफ्ते के 7 दिन कंट्रोल रूम काम करेंगे। होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे, टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। So one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया और अन्य प्रचार साधनों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंसा मुक्त निष्पक्ष चुनाव कराना उनका उद्देश्य है। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लगातार तीसरी बार भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा द्वारा उम्मीदवार घोषित किया गया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट दिए जाने पर उनके समर्थकों ने उनके निवास स्थान पर जाकर मिठाइयां बांटी तथा रंग गुलाल के साथ खुशी मनाई। इस दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के निवास पर लोगों की खासी भीड़ लगी रही। लोगों का कहना था कि भाजपा ने एक अच्छे उम्मीदवार व सच्चे राजनेता को भिवानी महेंद्रगढ़ से तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने कहा कि सांसद ने इस लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं, जिसका फायदा आगामी कई वर्षों तक यहां के लोगों को मिलता रहेगा। जिला फतेहाबाद के किसानों ने आगामी लोकसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि वोट डालने से अच्छी सरकार केंद्र में आएगी जो देश का भला करेगी। आगामी लोकसभा इलेक्शन की घोषणा के बाद जिला फतेहाबाद के किसानों तथा आम नागरिकों में खुशी की लहर पाई जा रही है। इन किसानों ने बताया कि चुनाव में भाग लेना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसे स्थायी व पारदर्शी सरकार चुनी जा सकती है, इसलिए हम सबको बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। इन किसानों ने कहा कि वे ऐसे उम्मीदवार को वोट डालेंगे जो किसानों तथा इलाके की तरक्की की आवाज लोकसभा में उठा सके। उनका जीवन का गुजर खेती से ही होता है। वह ऐसी सरकार को पसंद करेंगे जो खेती को और लाभदायक बनाए। इलेक्शन आ रहा है और सारे जने अपने वोट का इस्तेमाल करो और एक वधिया और चंगी सरकार चुनो। मेरी यही अपील है जी। फायदा बहुत ਹੁੰਦਾ जी, सारा कुछ गरीबां ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ प्रकार विकास होगा जी। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हर एक जना अपनी वोट का इस्तेमाल करो। तो ये कहेंगे जी हमारे को खेती में लवज होगा और ये बढ़िया बात है। और क्या है, गवर्नमेंट रेट बताएगी, हम तो उसके साथ हैं जी। हमारे पल्ले क्या है जी, खेती है और क्या है जी। बढ़िया है जी, चुनाव हो रहे हैं, बढ़िया बात, अच्छी बात है जी। हमें एक अच्छी सरकार चुनने जा रहे हैं जी और अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करेंगे। इससे देश को आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। तो हमें बहुत खुशी है कि अब इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं 1-2 दिन में, तो हम अपना वोट का पूरा इस्तेमाल करेंगे। अच्छी सरकार आएगी, अच्छे काम होंगे, देश आगे बढ़ेगा। भारी उत्साह है, जिसको लेकर निर्वाणा के किसानों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि मतदान करना उनका मौलिक अधिकार है। वो ऐसी सरकार चुनेंगे जो कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करे और देश को आगे ले जाने का काम करे। हमारा लोकतंत्र में अधिकार है
चुनाव में वोट देने का। और ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, भाई हम वोट नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ये तो कोई बात वाली नहीं बनी। इसमें तो वोट देना चाहिए सबको। और मैं तो यही निवेदन करूँगा, मैं खुद किसान हूँ और अधिकार है भाई, अपना अपना अधिकार है, वोट कहीं भी दो, देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर लोकतंत्र प्रणाली है और सभी लोग लोकतंत्र तरीके से अपना राज बनाते हैं। आप चुनाव वर्ष है क्या, भारत सरकार के वोट पड़ेंगे, हम तो बढ़ चढ़ के वोट डालेंगे। और मेरी सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। मतदान करना हमारा अधिकार है। पहले मतदान फिर जलपान, सबको मतदान, सबको अधिकार है वोट डालने का, वोट डालना चाहिए। हम जिम्मेदार हैं, मैं 20 किले का जिम्मेदार हूं। हम बढ़ चढ़ के वोट डालेंगे और वोट डलवाएंगे भी। हम जिम्मेदार हैं, ये बहिष्कार करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, हमारा अधिकार है, वोट डालेंगे। मतदान के प्रति यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर कुलियों द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है। यहां पर कुलियों द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुली यात्रियों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुलियों ने बताया कि वे अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हैं और यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं कि वे अपना कीमती वोट अवश्य दें और ऐसी सरकार का निर्माण करें जो सबको तरक्की की ओर लेकर जाए। और हम यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट जरूर दें, अपना कीमती वोट जरूर दें और ऐसी सरकार का निर्माण करें जो हमें तरक्की की ओर लेके जाएं। ऐसी सरकार का निर्माण करें जो हमारे बच्चों को रोजगार दें और हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएं। हम अपना जो वोट है वो देश के लिए देना चाहते हैं ताकि देश में देश अच्छी तरीके से चल सके। हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप देश के लिए अपनी वोट करें ताकि एक अच्छी सरकार बन सके और देश का भला हो और देश प्रगति की ओर जाए। जो भी रेलवे स्टेशन पे आदमी आते हैं, पैसेंजर आते हैं, हम उनको जागरूक करते हैं कि आप देश के लिए वोट करो ताकि देश उन्नति की ओर जाए और देश का भला हो सके। चुनाव ऊपर से आने वाले हैं, हम सभी सभ्यों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट अपना अपना अवश्य डालें। ऐसी सरकार चुने जो देश का विकास करे। कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में संत गुरु रविदास स्मारक का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और विधायक सुभाष सुधा ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में संत रविदास के भव्य स्मारक का सपना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखा था, जो आज पूरा हो रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक बनने से कुरुक्षेत्र को एक नई ख्याति मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत रविदास की याद में बनाए जाने वाले ये स्मारक युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। आज का भव्य और दिव्य स्थान इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर बने, ये अगर किसी की सोच थी तो ये सोच आदरणीय मनोहर लाल जी की थी। साकार रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। जोरदार तालियों से खड़े होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। हम इस 5 एकड़ के स्थान पर श्री गुरु रविदास जी के स्मारक के नाते एक भव्य भवन, एक भव्य मूर्ति ये यहाँ बनाएंगे। और इसके लिए तय तो हमने 5 एकड़ जमीन की थी, लेकिन आज जो मुझे बताया गया निशानदेही करने के बाद ये लगभग 5 एकड़ 3 कनाल जमीन निकली है, उससे ज्यादा ही निकली है उस पूरी जमीन को। संतों की वाणी, संतों की शिक्षा हमारे सामने रहती है। लंबी बात मैं नहीं करता, इतना ही है कि काशी एक ऐसा स्थान हमारे लिए प्रेरणा स्थान है जहां एक ही समय में, एक ही वर्ष में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ। दोनों को हम भली भांति जान रहे हैं कि सन 1398 में काशी में गंगा किनारे अलग अलग गांव में एक तरफ संत कबीर, उनका जन्म भी वहीं का है, और ऐसे ही गुरु रविदास जी, उनका जन्म भी उसी सन में उसी गंगा किनारे हुआ है। ऐसे 2 संतों की एक धारा एक स्थान से निकलती है।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नवीन कुमार सहगल ने प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन का पदभार ग्रहण कर लिया है। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन सहगल पिछले साल मार्च 2023 में 37 वर्षों की लंबी सेवा के बाद रिटायर हो गए थे। प्रसार भारती के अध्यक्ष का पद फरवरी 2020 के सूर्य कुमार के कार्यकाल के खत्म होने के बाद से खाली पड़ा था। देश का एक बहुत ही रिलायबल संदेशवाहक है। आम जन तक सही सूचनाएं पहुंचाना, आम जन तक सही खबरें पहुंचाना, ये प्रसार भारती का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उसके बारे में भी हमारे जो नागरिक हैं उनको समय समय पर अवगत कराते रहना। और दूरदर्शन और रेडियो की एक बहुत बड़ी रीच है, एक बहुत बड़ी उसकी पहुंच है। उस पहुंच का सही समय पर खबरें पहुंचाने में उपयोग करने का प्रयास किया जाए। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला द्वारा गांव मदनपुर में महिलाओं को पोषण के महत्व के बारे में बताया गया। सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। पोषण पखवाड़े के बारे में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सविता नेहरा ने बताया कि पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इसके तहत एनीमिया को लेकर लाभार्थियों, जिनमें गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं, किशोरी लड़कियों में एनीमिया को कैसे दूर किया जाए के बारे में जागरूक किया गया। जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जैसे महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, औरतें हैं लैक्टेटिंग दूध पिलाने वाली, और किशोरी लड़कियां हैं, इनके अंदर एनीमिया को कैसे दूर करा जाए, क्योंकि एक हमारा जो हरियाणा के अंदर है एनीमिक लड़कियां काफ़ी हैं। अगर हमारी लड़कियां ही स्वस्थ नहीं होंगी तो फिर हम आगे कैसे अपने समाज को विकसित करेंगे। इसके लिए सरकार की मुहिम है कि भी हमने हरियाणा को एनीमिया मुक्त करना है। इसी के अंतर्गत हमने और जो एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा करवाई जा रही हैं, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस हम करवा रहे हैं, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जोर देना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवाना है, क्योंकि अगर सही टाइम पे बच्चे का ऊपरी आहार शुरू नहीं करेंगे तो उसके अंदर कुपोषण के लक्षण स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, जो कि एक काफ़ी मेजर कोज है हमारा कुपोषण का हरियाणा में। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को आयरन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, गुड़, चने जैसे पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। के बारे में बताया गया है, जिसमें कि हमें समय समय पर खून की कमी पर गोली लेनी चाहिए, और बच्चों का और माँ का, गर्भवती महिला का कैसे ध्यान रखना चाहिए। 6 महीने के बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, और धीरे धीरे बच्चे को अन्नप्राशन कराना शुरू करना चाहिए। हमें सैनिटरी पैड वगैरह समय समय पर चेंज करने चाहिए। और मुझे यहाँ से अच्छा पोषण मिलता है, आंगनबाड़ी से आयरन कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती है, और साफ सफाई के बारे में बताया जाता है, और अच्छा रहन सहन, हरी सब्जियां, दूध वगैरह खाने की सलाह दी जाती है। इसमें हमको पोषण के तहत बताया गया है कि भरपूर मात्रा में हमको कैल्शियम, आयरन की गोली लेनी है, और खाने की मात्रा में भरपूर तरीके से लेनी है। फ्रूट वगैरह यूज़ करने हैं, खाने में कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। पलवल जिला बागवानी विभाग द्वारा मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने बताया कि जिले में मशरूम की खेती करने के लिए 4 प्रोजेक्ट्स को बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने बताया कि जिले में मशरूम की खेती करने वाले किसानों को बागवानी विभाग द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसान मशरूम की खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मशरूम के बाजार में लगातार मांग बढ़ रही है। किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर मशरूम की खेती करनी चाहिए। जो नया कॉन्सेप्ट निकल के आया बागवानी विभाग का, हुआ है मशरूम की खेती करने का। इस वर्ष 2023-24 में हमारे 4 प्रोजेक्ट पास हो गए हैं मशरूम की खेती के लिए। उनको किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी। मशरूम की खपत बहुत है, हर सब्जी में मशरूम खाई जाती है। लोग और परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ बहुत उत्साहित ढंग से बढ़ रहे हैं, और बागवानी विभाग उनको उनके हिसाब से अनुदान राशि उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दे रहा है।
गांव कटेसरा के प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश ने बताया कि वह पिछले 10 वर्षों से परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती कर रहे हैं। उन्होंने मशरूम का एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। सरकार द्वारा मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें आवारा पशुओं नीलगाय का भी ज़्यादा प्रकोप है। इसमें इस तरह का कोई झंझट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इस तरह का। ये अपने सब कुछ अपने हाथ में है, इसमें सब कुछ अपने हाथ में है। और अपने एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर टाइम पे सब काम किया जाए और जानकारी अच्छी हो तो इसमें मुनाफा ठीक ठाक है। कि भाई मशरूम लगाना चाहे तो पहले सीखने के लिए वो है थोड़ा सा, ये नहीं है कि एक बार में बड़ा प्लांट लगा बैठे और पैसे इन्वेस्ट कर दे। पहले थोड़ा सा 20-25 मन गेहूं के भूसे में लगा के देगा। देखिए सरकार इसमें बागवानी विभाग के मार्फत किसानों को मशरूम पर सब्सिडी देती है। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के आयुक्त डॉक्टर पी.के. सिंह ने कहा कि देश में जलवायु रोधी और फोर्टिफाइड गेहूं के विस्तार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आज करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में गेहूं एवं जौ की उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक दिवसीय विचार मंथन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर R.S. परोदा, पद्मश्री डॉक्टर रवि पी सिंह और डॉक्टर पी.के. सिंह, कृषि आयुक्त कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार सहित अन्य वैज्ञानिकों ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत सरकार के कृषि आयुक्त डॉक्टर पी.के. सिंह व अन्य अधिकारियों ने बताया कि हमारा लक्ष्य देश में गेहूं की अच्छी किस्मों की खोज और उन्हें किसानों के खेतों तक पहुंचाना है। गेहूं के सीजन में जो योजनाएं थी कि हम लोग बायो फोर्टिफाइड क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज का प्रमोशन करेंगे और अच्छा क्वालिटी सीड प्रोवाइड करना, ये दो हम लोग का मेन इशू था। तो ऐसी बहुत सी किस्में हैं, वो गिनती करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो जिस क्षेत्र के लिए जो किस्म सबसे सुटेबल हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे संस्थान के वैज्ञानिक काम करते रहते हैं। उसी तरीके से वो किस्में रिलीज भी होती हैं। महाराष्ट्र के लिए अलग होगी, मध्य प्रदेश के लिए अलग है, पंजाब हरियाणा की अलग, वेस्ट उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ गेहूं का क्षेत्र है सबके हिसाब से किस्में हैं और उन सब में क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज भी हैं और आपकी बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज भी हैं। तो उस क्षेत्रों में वही उसी वैरायटी का सीड पहुंचे, क्वालिटी सीड हो। एक साल आपका मान लीजिए गर्म है, दूसरा साल ठंडा है, एक साल पानी बरसेगा, एक साल ड्राई होगा, तो इसके लिए प्लान करना बहुत डिफिकल्ट होता है पहले से। तो इसलिए जो हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज होती हैं उस पर बहुत तेजी से पुश हो रहा है कि वैरायटीज में आप बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस ट्रेड भी डालिए, जिससे कि वो बेटर परफॉर्म करें, चाहे गर्म साल हो चाहे ठंडा साल हो, तो आपको ज़्यादा और दें प्रोडक्शन। तो उसके साथ साथ ये भी करना होगा ना कि स्टोरेज कैपेसिटी हर जगह फ्यूचर में अच्छी होनी चाहिए। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं। हम 3 साल में करीब 1100 डेमोन्स्ट्रेशंस कंडक्ट करेंगे इन 7 स्टेट्स में। फर्स्ट ईयर में हमने 400 क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी किसानों के खेतों पर लगा चुके हैं। वो सभी हमारी नई क्लाइमेट रेजिलिएंट और बायो फोर्टिफाइड के क्लस्टर से हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उस क्लस्टर का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता और अगर सेग्रीगेटेड प्रोक्योरमेंट कोई इंडस्ट्री या कोई आदमी या कोई एंटरप्रेन्योर लेना चाहता है कि उसको एक पर्टिकुलर वैरायटी का कुछ एक बड़ी मात्रा में गेहूं चाहिए, तो वो मिलने की संभावना बढ़ेगी। चरखी दादरी के गांव मिर्च निवासी किसान बलराज सिंह पिछले 3 वर्षों से बागवानी की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही अपने खेत में ऑर्गेनिक खाद तैयार कर खेती से कमाई कर दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। बलराज सिंह ने करीब 3 वर्ष पहले 5 एकड़ से बागवानी शुरू की थी और अब 7 एकड़ में बागवानी की खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपने खेत में हर प्रकार के फल के पौधे लगाए हैं, जिसमें सेब, केला, आम, खजूर, पपीता, अमरूद, नींबू, संतरा सहित अनेकों फल के पेड़ लगाए हैं। मेरा पूरा बाग 7 एकड़ का प्राकृतिक खेती पे आधारित है, न कि ऑर्गेनिक। उससे एक कदम आगे प्राकृतिक नेचुरल।
और इस 7 एकड़ में मैंने लगभग हर तरह के पौधे लगा रखे हैं। आड़ू का बाग भी है, आलू बुखारा है, एप्पल बेर है, किन्नू है, मौसमी है, माल्टा है और केला भी लगा हुआ है, अंगूर भी है मेरे खेत में, नाशपाती है, सेब के पौधे हैं, बादाम के पौधे हैं। लगभग हर तरह के पौधे मैंने लगा रखे हैं और पूरा बाग प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग से है। 3 साल से इस खेत में मैंने कोई जहर नहीं डाला, ना कोई इंसेक्टिसाइड ना पेस्टिसाइड। इसका मेन उद्देश्य ये था मेरा कि खाद्य सामग्री के नाम पे लोगों को जहर परोसा जा रहा है और हिंदुस्तान का आदमी पैसे से डरता है, वो जहर से नहीं डरता। तो लोगों की इसीलिए सेहत खराब हो रही है, इसीलिए दुनिया भर के हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 से 16 मार्च तक ग्लूकोमा सप्ताह मनाया गया। नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला में ग्लूकोमा सप्ताह के तहत आंखों की देखभाल व साफ सफाई के बारे में समझाया गया। इस अवसर पर नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 की नेत्र सर्जन डॉक्टर सुनेरा मित्तल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार 10 से 16 मार्च तक काला मोतिया का पखवाड़ा मनाया है। इस साल का थीम है ग्लूकोमा मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सभी एनजीओ भी इस मुहिम से जुड़कर लोगों को काला मोतिया के बारे में जागरूक करने में सहायक बने। 16 मार्च में ग्लूकोमा या सबल बाई या काला मोतिया का पखवाड़ा मना रहे हैं। इस साल का थीम है यूनाइटिंग फॉर अ ग्लूकोमा फ्री वर्ल्ड, यानी कि हम चाहते हैं कि जो भी ग्लूकोमा है या काला मोतिया, जो कि सेकेंड मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस का कॉज है, हम इसे जल्दी से जल्दी पकड़ के इसका इलाज कर सकें। मेरी गुजारिश है सभी मरीज़ों से, सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से, एनजीओ से, डॉक्टर्स से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों के बीच में इस बीमारी के अगेंस्ट अवेयरनेस फैला सकें। हम काला मोतिया जो है वो किसी भी मरीज़ को जो 40 साल से ऊपर या जिसके घर में फैमिली हिस्ट्री हो ग्लूकोमा की, या वो शुगर, बीपी या जिसे आँखों का मोटा चश्मा लगा हो, उनमें ये बीमारी जो है वो ज़्यादा पाई जा सकती है। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर नीरू ने बताया कि आम भाषा में ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोमा होने पर आंखों की वो नर्व डैमेज हो जाती है जिसका कनेक्शन ब्रेन से होता है। इसलिए सभी को नियमित अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में इसकी जांच पूरी तरह निःशुल्क है। चली कि वापस नहीं आती, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी सभी हमारे सिविल हॉस्पिटल में आएं और काला मोतिया की जांच और ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री उपलब्ध है और कभी भी आकर इस सुविधा का लाभ उठाएं ताकि हम लोगों को बहुत जल्दी बचा सकें और उनकी आई साइट को कंट्रोल कर सकें। हाँ जी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से हरियाणा राजभवन में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की नवनियुक्त प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने पदभार ग्रहण करने के उपरांत शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल हरियाणा ने उनकी इस नियुक्ति के लिए उन्हें बधाई दी व शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर भूपेंद्र धर्मानी, पूर्व सूचना आयुक्त हरियाणा भी उपस्थित रहे। राज्यपाल हरियाणा ने प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी को दिशा निर्देश और उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष बल दिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें उनके अधिकार एवं सुविधाएं समय पर उपलब्ध होती रहें। प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने राज्यपाल हरियाणा को विश्वविद्यालय की उपलब्धियां एवं भावी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें विश्वविद्यालय के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में भी अवगत कराया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।